मैं उस कमरे में पहले से ही छुपी हुई बैठी थी। मेरी सहेली को वह लोग बेहोश करके यहाँ बिस्तर पर लिटा गए थे, लेकिन अब मुझे इंतज़ार था तो उस शख्स का, क्योंकि अपनी सहेली को बचाने के लिए मुझे उस शख्स से छुटकारा पाना था। थोड़ी देर के बाद वह जैसे ही कमरे में आया, वह मेरी सहेली के साथ वह सब करने लगा जिसके लिए उसे यहाँ भेजा गया था। लेकिन इससे पहले कि वह मेरी दोस्त की ज़िंदगी खराब करता, उसकी इज्जत खराब करता, मैंने तुरंत ही एक डंडे से उस पर हमला किया और इसी छीना झपटी में उसके चेहरे पर लगा हुआ मास्क जैसे ही हटा, मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वह शख्स और कोई नहीं बल्कि मेरा नाम प्रिया है। मैं 22 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। अपनी मम्मी के साथ मैं अपनी मौसी की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जा रही हूँ। इस वक्त मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे तैयार होने का बहुत शौक है और इसीलिए मैंने अपनी मौसी की बेटी की शादी के लिए खूब सारी शॉपिंग की थी। और फिर उसके बाद मैं और मम्मी खुशी खुशी शादी से 2-3 दिन पहले ही मौसी के घर पहुंच गए। वहां हम सब ने खूब सारा एंजॉय किया। मेरी मौसी उसी शहर में रहती हैं जिस शहर में हम लोग रहते हैं, इसीलिए पापा शादी वाले दिन ही शामिल होने के लिए आएंगे। मैं अपने पापा की इकलौती संतान हूँ। आज शादी वाला दिन था। मैं बहुत सुंदर सा लहंगा पहनकर तैयार हुई थी। शादी में बहुत सारे लोग आए हुए थे। मैं अपनी ढेर सारी फोटोज खींच रही थी। इसी बीच में जब मैं एक जगह पर खड़ी हुई थी, तभी मेरे पास एक बच्चा आया। उसने मुझसे कहा कि दीदी, आपको वहाँ पर एक आंटी बुला रही हैं। मैंने जब उस तरफ देखा, जिधर वह बच्चा इशारा कर रहा था, तो वहाँ मुझे कोई भी खड़ा हुआ नज़र नहीं आया, बल्कि वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। लेकिन फिर भी मैंने उस वक्त कुछ भी नहीं सोचा और तुरंत ही वहाँ चली गई। कुछ देर तो मैं पहले खड़े होकर यहाँ वहाँ देखती रही और आवाज़ लगाती रही, लेकिन तभी अचानक जैसे ही मैं वहाँ से चलने को हुई, किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पर्दे के पीछे खींच लिया। इस सब से मैं बुरी तरह से डर गई। मैंने जैसे ही उस शख्स को देखा जिसने मेरा हाथ पकड़कर खींचा था, तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मैं जब से इस शादी में आई थी, यहाँ पर एक लड़का मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। वह मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन शादी में कोई ड्रामा ना हो, बस इस वजह से मैं चुपचाप रही। मैंने सोचा कि शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मेरा इससे पीछा छूट जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह आज मेरे साथ ऐसी हरकत करेगा। वह लड़का मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगा। मैंने कई बार सबको आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन अंदर डीजे और ढोल वगैरह बजने की वजह से किसी को भी मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई ही नहीं दे रही थी। और वह इस बात का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ वह करने की कोशिश करने लगा जो मुझे अब तक उसकी आंखों में नज़र आ रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि कुछ भी करके मुझे उससे बचा ले। मैं अपनी पूरी ताकत से उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे लिए ये सब मुमकिन नहीं हो पा रहा था कि तभी जैसे ही मेरी ज़िंदगी खराब होने वाली थी, वहाँ पर एक शख्स आया और उसने मेरी उससे जान बचाई। उस लड़के से उस शख्स ने मेरी जान बचाई। उस लड़के ने उस शैतान की खूब पिटाई की और फिर वह लड़का अचानक ही वहाँ से भाग गया। मेरी इज्जत और जान बचाने वाले शख्स ने मुझे तुरंत ही अंदर ले जाकर ठीक से एक जगह पर बिठाया और उसने मुझसे कहा कि मैं अपने कपड़े ठीक कर लूं, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी ने भी मुझे इस तरह की हालत में देख लिया तो बिना बात का बतंगड़ बन जाएगा। मुझे उसकी बात ठीक लगी, क्योंकि एक लड़की के साथ भले ही किसी ने भी गलत किया हो, लेकिन नीची नज़र से देखा लड़की को ही जाता है और गलती हमेशा लड़की की ही निकाली जाती है। मेरी इज्जत बचाने वाले शख्स का मैंने जब नाम पूछा, तो उसने अपना नाम मुझे सुमित बताया। सुमित ने मुझे पानी पिलाया और मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराया। कुछ देर के बाद जब मैं थोड़ा ठीक हो गई, तो मैंने उसे दिल से शुक्रिया कहा, क्योंकि अगर आज वह नहीं होता तो मेरी ज़िंदगी न जाने कौन से बुरे मोड़ पर पहुंच जाती। इसके बाद हमारी बातचीत हुई। दरअसल सुमित एक वीडियोग्राफर था। वह शादी वगैरह के वीडियो बनाकर तैयार किया करता था।
मुझे पहली ही मुलाकात में सुमित एक बहुत ही अच्छा इंसान लगा। इसका कारण शायद ये भी हो सकता था कि उसने मेरी इज्जत बचाई थी। इसके बाद मैं वापस अपने घर लौट आई थी। मैंने अपने साथ हुए हादसे के बारे में घर में किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस लड़के की गलती की सज़ा मुझे मिले। क्योंकि अगर घर में किसी को भी ये बात पता चल जाती तो शायद मेरे माँ बाप मेरा कॉलेज जाना भी बंद करवा देते। इधर मैंने सुमित का नंबर ले लिया था और मेरी और उसकी काफ़ी बातचीत होने लगी थी। कुछ महीनों तक हमारे बीच फ़ोन पर बातें होती रहीं और फिर वह बातचीत थोड़ी बहुत मुलाकातों में बदल गई। मुझे एहसास हो गया था कि मैं और सुमित एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैंने सुमित से पूछा कि उसके घर में कौन कौन है, तो उसने बताया कि उसके घर में सिर्फ उसकी माँ है। उसके पिता का देहांत तो काफ़ी पहले ही हो चुका है। मैं एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से आती थी और सुमित एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता था। मैं सुमित से शादी करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उससे कहा कि तुम्हें खुद को एक अच्छे आर्थिक स्तर पर खड़ा करना होगा, क्योंकि ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि जब मैं सुमित के बारे में पापा से बात करूंगी तो वह सबसे पहले यही सवाल पूछेंगे कि आखिर वह करता क्या है और कितना पढ़ा लिखा है। जबकि सुमित गरीबी के चलते सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ पाया। इसके आगे की पढ़ाई के लिए उसके घर में पैसे ही नहीं थे और मैं नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। हमारी कोई भी चीज़ कहीं से भी आपस में मैच नहीं करती थी। अगर मैं पापा की नज़र से ये बात करती, लेकिन मेरे नज़रिए से मेरे लिए सुमित बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर था। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि सुमित का स्टेटस क्या है या वह क्या काम करता है, क्या नहीं, क्योंकि उसके साथ मुझे हमेशा ही बहुत कंफर्टेबल फील हुआ और मैं एक जैसा इंसान अपने जीवन साथी के तौर पर चाहती थी, वह बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन मेरे माँ बाप की उम्मीदों पर सुमित खरा उतरे, इसीलिए मैंने उससे कहा कि तुम्हें अपने इस काम के स्तर को या तो फिर बढ़ाना होगा या फिर कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जिसमें तुम्हारी अच्छी कमाई हो। लेकिन सुमित की मजबूरी को भी मैं अच्छे से समझती थी। वह इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि उसे कोई अच्छी नौकरी मिलती और बिजनेस करने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे। पर इस काम से उसे इतनी कमाई नहीं हो पा रही थी। मुश्किल से वह महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये ही कमा पाता था। लेकिन वह सब भी उसके घर के किराए और घर के बाकी खर्चों में सारा खर्च हो जाता था, जिस वजह से कुछ खास बचत नहीं होती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया और पापा ने मेरे लिए जब रिश्ते देखना शुरू कर दिए, तो मैंने फिर एक दिन हिम्मत करके सुमित के बारे में पापा को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर पापा पहले तो बहुत नाराज़ हुए। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मैं सुमित के अलावा और किसी के भी साथ कभी खुश नहीं रह सकती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी, तो मेरी ज़िद के आगे पापा थोड़ा सा झुक गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब मैं सुमित से बात कर लूँगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। अगले दिन ही सुमित को मैंने पापा से मिलने के लिए घर बुला लिया। इसके बाद उन दोनों लोगों के बीच में काफ़ी देर तक बात होती रही। जब तक वह लोग अंदर कमरे में बात करते रहे, बाहर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि ना जाने पापा सुमित से क्या कह रहे होंगे। जब सुमित कमरे से बाहर निकला तो उसके चेहरे के हाव भाव से मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि ना जाने मेरे पापा ने सुमित से क्या कहा होगा। थोड़ी देर के बाद पापा ने कहा कि अगले हफ्ते ही हम लोग तुम्हारी और सुमित की घर में ही कुछ लोगों के बीच में सगाई करवा देंगे, लेकिन शादी 1 साल के बाद ही होगी, जब तुम्हारा नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पापा के मुंह से ये बात सुनकर मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि पापा मेरी शादी के लिए इतनी आसानी से मान गए, लेकिन शायद वह समझ गए थे कि मेरी खुशी सिर्फ सुमित के साथ है। अगले हफ्ते ही मेरी और सुमित की सगाई हो गई। सुमित की तरफ से तो सिर्फ उनकी माँ ही आई हुई थी और मेरी तरफ से सिर्फ मेरे 2-4 रिश्तेदार ही थे। इसके बाद मैं भी अपनी पढ़ाई में जुट गई और इधर सुमित भी अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लगा, क्योंकि हम दोनों ही अपने स्तर पर ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते थे।
मैं भी यही चाहती थी कि मेरी डिग्री पूरी होते ही मुझे जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए, ताकि मैं सुमित को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही अजीब होने लगी। अक्सर मैं सुमित को जब भी फ़ोन करती तो वह मेरा फ़ोन काट देता। हमारे बीच हफ्तों ना तो कोई बात होती, ना कोई मुलाकात होती। इस बात की जब भी मैंने सुमित से शिकायत की तो वह कहने लगता कि मैं अपने काम में बिज़ी हूँ। काम तो वह पहले भी करता था, लेकिन उसने ऐसा पहले मेरे साथ कभी नहीं किया था। धीरे धीरे मुझे अब ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमित का मुझसे मन ऊब चुका हो और वह कहीं किसी और को पसंद तो नहीं करने लगा। ये सब सोचते हुए मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे कि अगर सुमित ने मुझे धोखा दिया तो मैं तो जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी, और फिर मैं अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी। एक तो वैसे ही वह बहुत ही मुश्किल से माने थे, और अगर मेरी पसंद ने मुझे धोखा दिया तब तो मैं उनके सामने नज़रें उठाने के काबिल ही नहीं बचूंगी। यही सब सोचते हुए मैंने एक दिन फैसला किया कि मैं खुद ही सुमित के घर उससे मिलने के लिए जाऊंगी। अगले ही दिन मैं जैसे ही सुमित के मोहल्ले में पहुंची, मैंने उसे बाइक से कहीं जाते हुए देखा, जिससे मैंने अपने टैक्सी वाले भैया से उसका पीछा करने को कहा। कुछ दूर जाने के बाद वह एक पार्क में गया। ऐसा लग रहा था कि वह जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं उससे जाकर मिल लूं, लेकिन फिर ना जाने क्यों मेरे दिमाग ने कहा कि मुझे खड़े होकर इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर सुमित यहाँ पर किससे मिलने आया है। क्योंकि इतने दिनों से जब मैं उससे मिलने के लिए बुला रही थी तो उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था, लेकिन अब वह अपना समय किसको दे रहा है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वहाँ पर एक लड़की उससे मिलने के लिए आई। उस लड़की को देखकर मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। दरअसल वह लड़की मेरी ही सहेली थी, जो मेरे साथ नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। सुमित ने मेरी सहेली नीलम को देखते ही उसे गले से लगा लिया। कुछ देर तक वह दोनों आपस में कुछ बातें करते रहे। उसके बाद उन्होंने वहीं पर बैठकर आइसक्रीम खाई, और फिर सुमित ने एक पैकेट उसके हाथ में पकड़ा दिया, जिसे लेकर वह वहां से खुशी खुशी चली गई। मेरी तो आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घर आकर मैं फूट फूट कर रोई। मैं इस वक्त जिस गम से गुजर रही थी उसके बारे में मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सुमित ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज जो सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देखी थी उसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। पहले तो मुझे नीलम पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो चुका था। मैं जिससे शादी करने वाली थी वह एक धोखेबाज था। तकरीबन एक हफ्ते तक मैं लगातार रोती रही और अपने कमरे में बंद पड़ी रही। मेरे मम्मी पापा भी मेरी इस हालत से बहुत परेशान थे कि ना जाने ऐसा क्या हो गया है कि मैं ना तो ठीक से कुछ खा पी रही हूँ और ना ही कॉलेज जा रही हूँ। पर मैंने उनसे झूठा बहाना बना दिया कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। एक हफ्ते तक इस गम से गुजरने के बाद जब मैंने इत्मीनान से सोचा तो खुद से आईने में देखकर यही कहा कि मैं आखिर सुमित के साथ साथ नीलम से नफरत क्यों कर रही हूँ। क्योंकि असलियत तो ये है कि नीलम को तो सुमित के बारे में अब तक कुछ भी नहीं पता। मेरी सगाई इतने छोटे स्तर पर हुई थी कि मैंने इसके बारे में अपनी किसी भी सहेली को नहीं बताया था, वरना वह लोग मुझसे इस बात की शिकायत करती कि मैंने उन लोगों को अपनी सगाई में क्यों नहीं बुलाया। मैंने सोचा कि जब मेरी शादी होगी तो सीधा तभी अपने और सुमित के रिश्ते के बारे में मैं उन लोगों को बता दूंगी और फिर शादी में आने का इनविटेशन भी दूंगी। इसीलिए जिस तरह से मैं सुमित और नीलम के रिश्ते को लेकर अनजान थी, ठीक उसी तरह से बेचारी नीलम भी मेरे और सुमित के रिश्ते को लेकर बिल्कुल अनजान है। अगर सुमित मुझे धोखा दे रहा था तो वह नीलम को भी मेरे साथ साथ धोखा दे रहा था। हो सकता है जिस तरह से सुमित ने मेरे साथ इधर सगाई कर रखी हो, इस तरह से उधर नीलम के साथ भी उसने अब तक न जाने क्या क्या किया होगा। ये सब सोचकर मेरा खून जला जा रहा था, लेकिन मैंने अब सोच लिया था कि अब मैं सुमित और नीलम दोनों में से किसी से भी कोई मतलब नहीं रखूंगी और सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दूंगी।
और कुछ समय के बाद सही मौका देखकर मैं पापा से इस बारे में बात कर लूँगी कि अब मुझे सुमित से शादी नहीं करनी है। उस दिन के बाद से मैंने नीलम से भी दूरी बनाना शुरू कर दी, लेकिन नीलम बार-बार आकर मुझसे ये सवाल पूछती रहती थी कि मैं उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हूँ। पर मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा और इधर अब सुमित का नंबर भी मैंने ब्लॉक कर दिया था, जिस वजह से वह मुझे अलग-अलग नंबरों से कॉल करके बार-बार पूछ रहा था कि मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी असलियत अब मैं जान चुकी हूँ। मेरी इस बात पर वह बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा और कहने लगा कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन एक बार तुम मुझसे मिल तो लो। मैं तुम्हें सारी बातें साफ-साफ पहले ही बताना चाहता था। मैंने लेकिन सुमित से साफ मना कर दिया कि मैं अब उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती और इसीलिए मैं उससे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। इसके बाद मैंने किसी भी नए नंबर से कॉल उठाना पूरी तरह से बंद कर दिया था और खुद को बस घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक ही सीमित कर लिया था। कई बार मैंने जब कॉलेज के बाहर सुमित को मेरा इंतज़ार करते हुए देखा तो मैं चुपके से अपने चेहरे को दुपट्टे से ढककर निकल जाती थी, क्योंकि मैं उससे बिल्कुल भी अब मिलना नहीं चाहती थी और ना ही मुझे उसकी कोई सफाई सुननी थी, क्योंकि उसकी असलियत तो मैं खुद अपनी आंखों से देख चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि अब वह एक बार फिर से मुझे अपनी बातों में फंसाकर मेरी ज़िंदगी को खराब करे। मैं अपने माँ बाप को अब और भी ज़्यादा कष्ट नहीं दे सकती थी। ये सब तो अभी चल ही रहा था, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया। एक दिन जब मैं अपने कॉलेज से घर जा रही थी, उस दिन मेरे प्रैक्टिकल हुए थे और जिस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई। कॉलेज के बहुत सारे बच्चे तब तक जा चुके थे। जब मैं कॉलेज से बाहर निकली तो मुझे कहीं भी टैक्सी नहीं मिली, जिस वजह से मैंने अपना रास्ता पैदल ही तय किया। कुछ दूर पैदल चलने के बाद अचानक ही एक परफ्यूम बेचने वाला मेरे पास आया। वह मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि वह सुबह से अपने ये परफ्यूम बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी ने भी उसका अब तक एक भी परफ्यूम नहीं खरीदा और उसे बहुत तेज भूख लगी हुई है। उसके पास पैसे नहीं हैं। उस बेचारे की मजबूरी देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और मैं उसका परफ्यूम खरीदने के लिए तैयार हो गई। उसने मुझसे कहा, दीदी, इनमें से आप कोई सा भी परफ्यूम सूंघ कर देख लीजिए और जो भी आपको पसंद आए वह आप ले लीजिएगा। मैंने बिना कोई शक किए उसके हाथ से एक बोतल ली, लेकिन जैसे ही मैंने उस बोतल का इत्र हाथ पर स्प्रे करके सूंघा, अचानक ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और फिर आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि उस वक्त मैं किसी कमरे में एक बेड पर लेटी हुई थी। मेरे दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे। मेरे चेहरे पर कोई काले रंग का नकाब पहनाया गया था, जिसमें से मुझे बाहर का हल्का हल्का दिखाई दे रहा था और मेरे मुंह पर टेप भी लगा हुआ था। मेरे सारे कपड़े नीचे ज़मीन पर पड़े हुए थे और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अपनी ऐसी हालत देखकर मैं अच्छे से समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। तभी थोड़ी देर के बाद उस कमरे में एक औरत आई और उसने मुझसे कहा कि अब मुझे जब भी वह यहाँ पर बुलाएगी तो मुझे चुपचाप यहाँ आना होगा और इस तरह का वीडियो बनवाना होगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर वह मेरा जो आज का वीडियो है उसे सभी जगह पर वायरल कर देगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। मैं उसके सामने बहुत देर तक रोती गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन उसने मेरी एक भी ना सुनी और फिर वह सब वहाँ से चले गए। मैंने अपनी हालत को ठीक किया। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा पा रहा था और रो रो कर मैं बेहाल हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं अपने घर कैसे जाऊं। अगर मेरे घर में किसी ने भी मेरी हालत को नोटिस कर लिया, किसी ने भी ये देख लिया कि मुझे चलने फिरने में तकलीफ हो रही है और किसी को शक हो गया तो फिर ना जाने आगे क्या होगा। यही सब सोचते हुए डर डर कर मैं अपने घर की तरफ निकली। अभी मैं रास्ते में ही थी कि तभी मेरे पास मम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि वह और पापा मौसी के घर पर जा रहे हैं और रात तक वह लोग वापस लौट आएंगे।
इस बात से मुझे थोड़ी तसल्ली मिली कि अब कम से कम घर पहुंचकर वह लोग मेरी ऐसी हालत तो नहीं देखेंगे। घर पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे खुद से नफरत हो रही थी। मुझे अपने आप से ही घिन जैसी आ रही थी। मैं बहुत देर तक भगवान के आगे बैठकर रोती रही कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पहले तो उन्होंने मुझे एक ऐसा शख्स दिया जिसने मुझे प्यार में धोखा दिया, और इसके बाद मेरे पास जो मेरी इज्जत बची थी उसे भी उन्होंने मुझसे छीन लिया। अब तो आगे का सोच सोच कर मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उस औरत ने तो मुझे साफ धमकी दी थी कि अगर उसके बुलाने पर मैं उस जगह पर नहीं पहुंची तो वह मेरी वह वीडियो सबको भेज देगी। फिर तो मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप भी कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि मेरे माँ बाप बेइज्जती की वजह से अपनी जान ना ले लें। ये सब सोचते हुए मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस औरत की हर बात मानूंगी। वह मुझे जब भी बुलाएगी मैं चुपचाप वहां पर पहुंच जाया करूंगी। ऐसे वक्त में मुझे सुमित की भी याद आ रही थी। अगर वह धोखेबाज नहीं होता तो मैं इस सब में उसकी मदद मांग सकती थी, लेकिन अब मेरी मदद करने वाला मेरे पास कोई भी नहीं था। इधर मैं 2 हफ्ते तक इस दहशत की वजह से कॉलेज नहीं गई कि अब अगर मैं वहाँ गई तो ना जाने मेरे साथ क्या होगा। लेकिन मम्मी पापा बार बार मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे, और फिर मेरे कॉलेज से भी फ़ोन आने लगा, जिस वजह से मुझे मजबूरन कॉलेज जाना पड़ा। उस दिन जब मैं कॉलेज से वापस लौट रही थी तभी मुझे वह लड़का दिखाई दिया जिसने उस दिन मुझे वह परफ्यूम बेचा था, और उसे सूंघते ही मैं बेहोश हो गई और फिर मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। मैंने उस लड़के को नीलम के पास खड़े हुए देखा, जिसे देखकर मैं तुरंत ही समझ गई कि अब इन लोगों का अगला शिकार नीलम है। मेरे मन में तुरंत ही ख्याल आया कि भले ही अब मैंने नीलम से दूरी बना ली हो और मेरे दिल में उसके लिए इस बात की नफरत हो कि सुमित मुझे नहीं बल्कि उससे प्यार करता है, लेकिन फिर भी वह थी तो मेरी दोस्त ही, और इस सब में भी उसकी कोई गलती नहीं थी। और फिर मैं एक लड़की की इज्जत खराब नहीं होने दे सकती थी। इसीलिए मैं तुरंत ही तेज कदमों से नीलम की तरफ आगे बढ़ी ताकि उसके साथ जो होने वाला है उसे रोक सकूं। लेकिन उससे पहले ही नीलम वह परफ्यूम सूंघ चुकी थी, और जैसे ही वह बेहोश होकर गिरी तुरंत ही वहां एक गाड़ी आई और वह लोग उसको उसमें लेकर चले गए। मैं बहुत देर तक नीलम का नाम लेकर चिल्लाती रही, लेकिन वह लोग वहां से जा चुके थे। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अगर मैं पुलिस के पास जाती तो हो सकता था कि उससे मेरी ही जिंदगी खराब होती, क्योंकि मेरा वीडियो तो अभी भी उन लोगों के पास है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए फिर मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही जाकर नीलम को बचाने की कोशिश करूंगी। मुझे उस बिल्डिंग का रास्ता अच्छे से याद था, क्योंकि भले ही इधर से वह लोग मुझे बेहोशी की हालत में लेकर गए थे, पर उधर से मैं वहां से खुद ही निकल कर आई थी। मैंने तुरंत ही टैक्सी की और फिर वहां से उस बिल्डिंग में पहुंच गई। मैं बहुत ही दबे पांव चुपके से अंदर की तरफ जा रही थी। मैं जैसे ही अंदर पहुंची तो वहां पर उस औरत की एक कमरे के अंदर से आवाज आ रही थी। वह किसी आदमी से कह रही थी कि आज फिर उसे ये सारा काम निपटाना है, क्योंकि और कोई इस वक्त अवेलेबल नहीं है। मैं समझ गई कि वह लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। मैं तुरंत ही उसी कमरे की तरफ गई जहां पर मुझे भी रखा गया था। उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब मैं अंदर पहुंची तो नीलम को पहले से ही बांध दिया गया था। मैं चुपके से जाकर वहां पड़े हुए सोफे के पीछे छुप गई और मैंने एक डंडा भी अपने हाथ में पकड़ लिया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी उस कमरे में आया और उसने भी अपने चेहरे पर एक काले रंग का मास्क पहन रखा था। उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया और कैमरे को ठीक से फिट कर दिया। इसके बाद वह जैसे ही अपने मंसूबों को पूरा करने वाला था, मैंने तुरंत ही उस डंडे को लेकर उसकी ओर लपकी और मैंने खींचकर उसके कंधे पर एक डंडा दिया, जिससे वह दूसरी तरफ जाकर गिरा। निशाना तो मैं उसके सर को बनाना चाहती थी, लेकिन हड़बड़ाहट में मेरा निशाना थोड़ा सा चूक गया, जिससे मैं डर गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी न जाने मेरा क्या हाल करेगा।
वह आदमी जैसे ही थोड़ा सा संभला, वह ना जाने क्यों मेरी तरफ घूर घूर कर देखे जा रहा था। पर मैंने तुरंत ही नीलम के हाथों को खोलना शुरू किया और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह तो उस वक्त बेहोश थी और उसे बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा था, जिस वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी वह शख्स खड़ा हुआ और फिर मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा। अब तो मेरी डर की वजह से हाथ पैर कांपने लगे। मैं हाथ जोड़कर उसके सामने भीख मांगने लगी कि वह मुझे और मेरी दोस्त को छोड़ दे, वह हम लोगों की ज़िंदगी खराब ना करे। मैंने एक बार फिर से नीलम को उठाने की कोशिश की और उसके चेहरे से वह नकाब भी निकाल कर फेंक दिया, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना मैंने कभी भी नहीं की थी। उस आदमी ने भी अपने चेहरे से नकाब को हटाया तो मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि सुमित ही था। अब तो मुझे काटो तो खून ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। मैं कभी नीलम को देखती तो कभी सुमित को। फिर मुझे लगा कि शायद ये सब सुमित की ही चाल थी। मैंने सुमित से कहा कि इसका मतलब हमारी जिंदगियां खराब करने के पीछे और कोई नहीं बल्कि तुम ही थे, और इसीलिए पहले तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और इसके बाद नीलम को अपने प्यार के जाल में फंसाया, ताकि तुम इस तरह से हम दोनों की ज़िंदगी खराब कर सको। अब तक तुम ना जाने कितनी ही लड़कियों का जीवन बर्बाद कर चुके होगे। मुझे तुमसे नफरत है कि मैंने तुम्हारे जैसे इंसान से कभी प्यार किया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मैंने सुमित को मारना भी शुरू कर दिया, लेकिन सुमित तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर का बन चुका था। उसने अचानक ही मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया। उसने मुझसे कहा कि तुम ये सब क्या कह रही हो। मैंने कहा कि तुम अब मेरे सामने भोले बनने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। आज से 2 हफ्ते पहले जिस तरह से आज नीलम को यहाँ पर लाया गया है, ठीक उसी तरह से मुझे भी यहाँ पर लाया गया था, और मेरे साथ एक आदमी ने गलत किया और उसने मेरा वीडियो बनाया और फिर मेरी पूरी ज़िंदगी खराब कर दी। और तुम भी इस औरत के साथ मिलकर ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ये सारे काम कर रहे हो, और इसीलिए तुमने मुझे और नीलम को फंसाया है। और अब तुम मेरे सामने ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि तुम इस सब से तो अनजान हो। सुमित ने तुरंत ही मुझे पीछे किया और फिर वहीं पर रखी हुई एक अलमारी के पास जाकर उसे खोला, और उसने उसमें से एक चिप निकाली और फिर मुझे वह चिप दिखाते हुए कहा कि ये तुम हो। मैंने जब उस वीडियो को देखा तो अपने कपड़ों से मैंने खुद को पहचान लिया था, लेकिन मेरे चेहरे पर तो मास्क था। फिर सुमित ने मुझे बताया कि दरअसल उस दिन तुम्हारे साथ ये सब जिसने भी किया वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। सुमित के मुंह से ये बात सुनकर तो अब मुझे सुमित से घिन आने लगी। मेरा रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। सुमित ने कहा कि देखो प्रिया, इस वक्त ये जगह कोई भी बात ठीक से समझने या समझाने के लिए सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ ठीक से बताना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। सुमित ने तुरंत ही वहाँ पर रखी हुई सारी वीडियोस की चिप को तोड़ दिया और फिर उन्हें वापस उसी अलमारी में रख दिया। ये सब देखकर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं सुमित के किस रूप पर विश्वास करूं। सुमित ने मुझसे तुरंत ही कहा कि अब हमें यहाँ से जल्द नीलम को लेकर निकलना होगा, लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे हम दोनों के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। बाहर वही औरत थी और वह बार बार दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी। हम दोनों बुरी तरह से हड़बड़ा गए थे कि अब आखिर आगे क्या करें। सुमित ने तुरंत ही मुझसे कहा कि तुम सोफे के पीछे छुप जाओ, बाकी आगे का काम मैं संभाल लूँगा। मैं सोफे के पीछे छुप गई और सुमित ने दरवाज़ा खोला तो वह औरत सुमित से पूछने लगी कि उसने अपना काम ठीक से किया है या नहीं। सुमित ने कहा कि उसने सारा काम ठीक से कर लिया है और पूरा वीडियो भी अच्छे से तैयार कर लिया है। तभी उस औरत ने कहा कि लाओ, मुझे वह वीडियो दिखाओ। ये सुनकर तो मेरे भी होश उड़ गए और सुमित के भी, क्योंकि वीडियो तो बना ही नहीं था। अब तो ये भांडा फूटने ही वाला था कि सुमित ने नीलम के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है कि तभी अचानक शायद भगवान की हम पर कृपा हुई। उस औरत के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया और उसे अर्जेंटली कहीं पर बुलाया गया।
जिससे वह औरत कहने लगी कि उसे इस वक्त जल्दी है, इसीलिए यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक से रखकर और कमरे को बंद करके सुमित चला जाए और इस लड़की को भी होश में लाकर सारी चीज़ें अच्छे से समझाकर यहाँ से भेज दे। वह औरत सुमित को सारी जिम्मेदारी देकर चुपचाप वहाँ से निकल गई। इसके बाद हमने नीलम को पानी के छींटे मारकर होश में लाया और फिर सुमित हमें उस औरत के गुंडों से बचाकर सीधा अपने घर पर लेकर गया। लेकिन मुझे अभी भी सुमित पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सुमित के जैसा दरिंदा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा था। मैंने उससे कहा कि तुमने हम दोनों की जिंदगी क्यों खराब की। सुमित ने मुझसे कहा कि तुम एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो फैसला करना है वह तुम कर लेना और मुझे जो कहना है वह कह सुन लेना। तब तक नीलम को भी ठीक से होश आ चुका था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। वह समझ नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ और मैं सुमित को कैसे जानती हूँ। इसके बाद सुमित ने मुझसे कहा कि जब तुम्हारे पापा ने मुझे अपने घर मिलने के लिए बुलाया था तो उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर अपने पैसों से खुद का घर बनाकर खड़ा करना है और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो फिर वह मेरी तुमसे शादी कभी भी नहीं करेंगे। और उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं इस शर्त के बारे में तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगा। तुम्हारे प्यार की खातिर मैंने उनकी इस शर्त को स्वीकार कर लिया और इसीलिए मैं दिन रात अपने काम को करने में जुट गया। लेकिन इधर तभी मुझे पता चला कि मेरी माँ को कैंसर हो गया है। कैंसर का इलाज भी बहुत महंगा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी मुसीबतें एक साथ मेरे ही सर पर पड़ गईं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर तभी मेरे एक पहचान वाले ने मुझे इस औरत से मिलाया और इस औरत ने मुझे यह ऑफ़र दिया। उसने मुझे सिर्फ शुरुआत में इतना कहा कि मुझे 6 महीने तक उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना है और हर रोज़ सिर्फ एक वीडियो बनाकर तैयार करना है, जिसके बदले में वह मुझे 50 लाख रुपए देगी और इसके अलावा अगर मैंने काम अच्छे से किया तो वह मुझे और भी ज़्यादा पैसे देगी। इतने सारे पैसों की बात सुनकर मैंने उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा और उस पर खुशी खुशी साइन कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इतने पैसों से तो मैं अपनी माँ का भी अच्छा सा इलाज करा सकूँगा और तुम्हारे लिए भी जल्द से जल्द घर बनवा लूँगा। लेकिन जब मैं उसके बताए हुए पते पर उसका काम करने पहुँचा तो मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह औरत मुझसे इस तरह का गलत काम करवाने की कोशिश करेगी। लेकिन अब मैं कॉन्ट्रैक्ट से बंध चुका था और अगर मैं इनकार करता तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। वह औरत बहुत खतरनाक थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैं उस औरत के खिलाफ जाता तो वह तो मेरी जान ही ले लेती और फिर मेरी पीठ के पीछे मेरी माँ का क्या होता और फिर तुम भी तो मुझसे आस लगाए हुए बैठी थी। इसीलिए मजबूरन अपने दिल पर पत्थर रखकर मैं ये सब करने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस औरत ने तुम्हें भी अपने जाल में फंसाया हुआ है। जिस दिन तुम्हें वह लोग लेकर आए थे उसी दिन कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर उसका ये काम करने के लिए कोई भी नहीं था, तो उस औरत ने मुझे मजबूर किया कि मैं ये सब करूं और इसके बदले में उसने मुझे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए। पहले तो मैं तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट की धमकी दी, जिसके कारण मैं मजबूर हो गया और मैंने तुम्हारे साथ वह सब किया, जिसकी वजह से मैं अब तक इस आत्मग्लानि में था, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा था कि मैंने तुम्हें पीठ पीछे धोखा दिया है और तुम्हारे अलावा किसी और के साथ। इतना कहकर सुमित की आंखों से आंसू बहने लगे। सुमित तुरंत ही मेरे पैरों में गिर गया। उसने कहा कि प्रिया, मैं अभी तक हर रोज एक के बाद एक पाप करता जा रहा था, लेकिन आज तुमने मुझे जिस पाप से बचाया है उसके लिए मैं तुम्हारा जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि अगर आज मैं वह सब करता तो मरने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि नीलम मेरी बहन है। सुमित के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। मेरे चेहरे पर सवाल के भाव देखकर सुमित कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर नीलम मेरी बहन कैसे है।
जबकि मैंने तो तुमसे यही कहा था कि मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है। इसके बाद सुमित ने कहा कि दरअसल मेरे पापा ने मेरी माँ को शादी के कुछ सालों के बाद छोड़ दिया और फिर नीलम की माँ से शादी कर ली और वह उनके साथ ही रहने लगे। लेकिन फिर पापा को एक गंभीर बीमारी हो गई, जिसकी वजह से वह जल्दी ही इस दुनिया से चल बसे। लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपने किए की माफ़ी मांगी। उन्होंने माँ को भी बुलाया था, लेकिन माँ को पापा से इतनी नफरत हो चुकी थी कि उन्होंने उनका चेहरा कभी भी नहीं देखा। पापा की ऐसी हालत देखकर मेरा जो गुस्सा था उनके लिए वह थोड़ा कम हो गया था। उन्होंने मरते मरते मुझसे वादा लिया कि मैं अपनी छोटी बहन नीलम का हमेशा ख्याल रखूंगा, क्योंकि अब उनका ख्याल रखने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और मैं हमेशा से अपने पिता से किए हुआ वादा निभाता रहा और माँ से छुपकर मैं नीलम से बाहर मिलता था, क्योंकि वह मेरी बहन थी और उसकी जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज था। अब मुझे समझ आ रहा था कि उस दिन सुमित नीलम से वहाँ पार्क में क्यों मिला था और उसने नीलम को जो पैकेट दिया था उसमें पैसे थे। सुमित ने कहा कि मैं तो पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी बहन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, और इसीलिए मैं उसे हर महीने उसकी फीस और घर चलाने के पैसे चुपचाप दे दिया करता था। ये राज सिर्फ मेरे और नीलम के बीच में ही था। मैंने कभी भी तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं अगर तुम्हारे पिता को ये पता चल गया कि मेरे पिता ने 2 शादियां कर रखी थी, तो ना जाने वह इस बात को किस तरह से ले और इस बात का मुद्दा बनाकर कहीं वह तुम्हारी और मेरी शादी के लिए इनकार ना कर दें। बस सिर्फ इसी डर की वजह से मैंने इस बात को हमेशा ही छुपा कर रखा था, क्योंकि मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। जिन दिनों मैं तुमसे कम बात करता था, उन दिनों मैं इसी तरह की सारी मुसीबतों से जूझ रहा था, जिस वजह से मेरे पास वक्त ही नहीं था, क्योंकि मुझे इधर माँ का इलाज कराने के लिए अस्पताल भी जाना होता था और इसीलिए वक्त नहीं था कि मैं तुमसे मिल सकूं या बात कर सकूं, या बात करके फिर मुझ में तुम इतनी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि मैं इतना नीच काम करने के बाद तुमसे नज़रें मिला पाऊं। इसीलिए मैं तुमसे कटने की कोशिश करने लगा था और दिन रात यही सोचता रहता था कि कैसे करके मैं इस दलदल से अपने आप को बाहर निकाल लूं। मैंने सुमित को बता दिया कि किस तरह से मैंने उसे और नीलम को जब पार्क में देखा था तो मुझे गलतफहमी हो गई थी, और फिर इसीलिए मैंने उस दिन फ़ोन पर सुमित से कहा कि मुझे उसकी सारी काली करतूतों के बारे में पता चल चुका है। तब जाकर सुमित को ये समझ आया कि मैं तो उससे नीलम और उसके बारे में बात कर रही थी, जबकि उसको तो यही लग रहा था कि मुझे उसके इन सारे कामों के बारे में कहीं से पता चल गया है, और इसीलिए वह बुरी तरह से रोने गिड़गिड़ाने लगा था और कह रहा था कि वह अपनी मजबूरी मुझे मिलकर साफ साफ समझाना चाहता है। इतने दिनों से जो हमारी जिंदगियों पर काले बादल छाए हुए थे, वह सारे अब हमारे आंसुओं में धुल चुके थे। मैंने सुमित को तुरंत ही गले से लगा लिया और फिर हम दोनों फूट फूट कर बहुत देर तक रोते रहे। इसके बाद सुमित ने कहा कि लेकिन अब मैं इस बात को और आगे बढ़ने नहीं दे सकता और मैं उन लोगों को सजा दिलाकर ही रहूँगा जो मासूम लड़कियों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं। हमने तुरंत ही जाकर पुलिस में इन सारी चीज़ों के बारे में सब कुछ बता दिया और फिर पुलिस ने वहां पर अगले ही दिन रेड डालकर उस औरत और उसके साथ शामिल जितने भी आदमी थे सबको रंगे हाथों पकड़ लिया। उस दिन भी वह किसी लड़की को अपना शिकार बनाने के लिए लाए थे और उस लड़की की ज़िंदगी को पुलिस ने ऐन मौके पर पहुंचकर बचा लिया। सुमित ने पहले ही बहुत सारी वीडियो की चिप को तोड़कर फेंक दिया था, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी चिपें थीं जो नीचे के कमरों में रखी गई थीं। उन सबको भी पुलिस ने जब्त करके अपने कब्जे में ले लिया और इसके बाद उन सभी गुनहगारों को सजा हो गई। बाद में हम लोगों को पता चला कि इस गैंग के लोगों पर पहले से ही 3 लाख रुपयों का इनाम था और इन्हें पुलिस काफ़ी समय से ढूंढ रही थी। सुमित ने क्योंकि उन सबको पकड़वाया था और उनके खिलाफ गवाही दी थी, इसीलिए वह इनाम सुमित को ही मिला। इधर तब तक मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी। मेरे नंबर काफ़ी अच्छे थे,
जिस वजह से जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकली, मेरा उसमें पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया और मैं एक सरकारी अस्पताल में लग गई और नीलम की भी मेरी ही तरह जॉब लग गई। इधर मैंने अपनी सैलरी पर लोन ले लिया और पापा की शर्त को पूरा करने के लिए सुमित से कहा कि वह मेरे नाम पर ज़मीन खरीद ले और पापा को यही बताए कि ये ज़मीन उसने ली है अपने पैसों की कमाई से। अपने प्यार को बचाने की खातिर हमने कुछ झूठ बोले और कुछ सच्चाइयों को छुपा कर रखा। सुमित ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि मैंने उससे कहा। उसके बाद मेरी और सुमित की बहुत धूमधाम से शादी हो गई, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही सुमित की माँ का देहांत हो गया। नीलम सुमित की बहन है, ये सच्चाई आज भी किसी को नहीं पता है। आज मैं सुमित के साथ अपने छोटे से घर में सुकून की ज़िंदगी गुजार रही हूँ और हम नीलम के लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं जो उसे ढेर सारी खुशियाँ दे सके। दोस्तों, आज इंसानियत धीरे धीरे दम तोड़ रही है। हर कोई अपने लालच में इस कदर अंधा हो चुका है कि किसी को भी किसी भी हद तक नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। खास तौर पर आज के समय में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं और इसीलिए कई बार लड़कियों को इमोशनल तरीके से बहकाया जाता है और फिर उनकी ज़िंदगी को बर्बाद किया जाता है। हम सभी को हर वक्त सतर्क रहना चाहिए। अगर कभी कोई हमारे पास मदद मांगने आता भी है तो भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी मदद तो हो, लेकिन हमें उससे कोई भी नुकसान ना हो। इसीलिए कभी भी किसी की कोई दी हुई चीज़ को ना तो हमें खाना चाहिए, ना सूंघना चाहिए और ना ही छूना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को कृपया सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।